हेलो प्यारे साथियों, आज के जो मैथ के एग्ज़ाम होने वाले हैं आप लोग का, उसके लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसे आप लोगों को सिर्फ देख लेना है। जैसे इसे आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी सफल हो जाएगी, यानी कि आप जो एग्ज़ाम्स में समझ जाएँगे किसे हम एग्ज़ाम देना है हमें, ठीक है? तो चलिए प्यारे साथियों, देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देख लेते हैं। तो फटाफट पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी को जुड़ने के लिए तैयार कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बना कर के हम दिए हैं, जिसको हम थोड़ा-सा ऊपर करते हुए डिटेल में दिए हैं। तो इसमें से प्यारे साथियों, यहाँ से जो वास्तविक संख्याएँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी थोड़ा-सा सीरीज़ लेकर के आए, जिसमें दोस्तों आपको कंप्लीट सबसे पहला जो प्रश्न आपको याद रखना है, वो है दोस्तों सिद्ध करने वाला। सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें दोस्तों, ध्यान रहे, तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला रूट रूट 2 दे सकता है, रूट 3 दे सकता है, रूट 5 दे सकता है और रूट 7 दे सकता है। तो प्यारे साथियों, इसे सिद्ध जो करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे माना कि इतना-इतना बड़ा परिमेय संख्या है, इसलिए इतना आज आज जो बात करने वाले इस वीडियो में सिर्फ दोनों सीटिंग के लिए है। कैसे प्रश्न को अपने माइंड में एब्ज़र्व करके रखना है। और प्यारे साथियों, इसको देख लीजिए कंप्लीट और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों, आगे जो इसी का थोड़ा-सा बढ़ा, उसके बाद प्यारे साथियों, सेकंड नंबर में जो आपको प्रश्न पूछेंगे वो रहेंगे यूक्लिड विभाजन से। पहले नंबर में यूक्लिड पूछ सकते हैं और दूसरे नंबर में जो है आपको परिमेय और अपरिमेय पूछ सकते हैं। ठीक है, पैसा तो यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको मौसा ज्ञात करना होगा। तो मौसा ज्ञात करने का तरीका आपको पता होगा। इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, उस फ़ॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। फ़ॉर्मूला होता है कि ए बराबर BQ प्लस आर। ठीक है प्यारे साथियों, इस फ़ॉर्मूला को आपको अवश्य याद रखना है। इस फ़ॉर्मूला से आपको जो है ये भी प्रश्न बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो जाएँगे। तो चलिए प्यारे साथियों, फिर आगे के प्रश्न को थोड़ा-सा देखते हैं कि आगे के प्रश्न क्या है। तो यहाँ से यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पूरा डिटेल में समझ गए, क्योंकि ज़्यादा समझाने की उम्मीद है कि आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो थर्ड नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे वो है अ, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का प्रयोग कर 392 और 3216 का मौसक ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह से प्रश्न है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी देख लीजिए थोड़ा सा। मूलभूत प्रमेय के प्रयोग द्वारा मौसक के निकालने में सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। यानी कि सबसे पहले क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड के विधि रूप में लिखना होता है, जो ऑलरेडी आप लोग को आता होगा। लघुत्तम निकाल देना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे लघुत्तम निकाल दिया, जो कि इसका खंड जो है कुछ इस प्रकार से है, 2 का पावर 3 और 7 का पावर 2 आया। ठीक है, और 3216 का जो खंड किए तो वो आया 2 का पावर 4, 3 अगुने 67। जब इसका मौसो निकालने की बारी आई है, तो यहाँ पे इस सभी का मौसो निकल रहा है 2 का पावर 3, यानी उभयनिष्ठ गुणांक का सबसे छोटा घात निकला। ठीक है, उसके बाद जो है लॉसो जो है इसका इतना इतना का, तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसो, इतना इतना का मौसो दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट प्यारे साथियों, जब 2 का पावर 3 है तो इसे हम खंड सॉरी गुना जो करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम यहाँ पे 8 दे दिए और इसे भागा दे दिए, तो ये जो हमारा निकल गया वो लॉसो निकल गया। समझ आ रहा है प्यारे साथियों? बहुत ईजी बात है। लास्ट एग्जाम के जो लास्ट दिन हमारे बचे हुए हैं, उसमें कैसे आपको पढ़ना है, इस बात पर आप फोकस करके आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे जो बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे दशमलव के शांत प्रसार और अशांत आवर्ती जो है, इसको देखना, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो प्यारे साथियों, इसका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। इसको नहीं समझा तो सीधी भाषा में इसे समझेंगे, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, या फिर दोस्तों n यहाँ भी दे सकते हैं और m यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, t/2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का होता है तो शांत होगा और नहीं होता तो अशांत होगा। तो प्यारे साथियों, बस इस बात सबको समझ करके आपको चलना है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पहला नंबर प्रश्न कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है, ज्ञात करें। प्यारे साथियों, बहुत ही VVI प्रश्नों को आज हम आपको बताने वाले हैं। इतने VVI कि 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99% जो यही प्रश्न पूछे जाएंगे, 99%। तो
इसमें जो दशमलव प्रसाद है 15 बटे इतना, तो इसको क्या करना है आपको नीचे वाली संख्या का खंड कर लेना है। जैसे कि हमने आप खंड कर लिए हैं और देखिए इस रूप में आ गया है, जो कि हम अभी पीछे बताए थे कि p बट्टा क्या था 2 का पावर m है ना, 2 का पावर n टू 5 का पावर n के रूप का होता है। तो क्या होगा, यह शांत दशमलव होगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखा दिया गया कि शांत होता है, क्योंकि हम इसके खंड कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते प्यार से तो फिर आगे की ओर सभी बात को, बस छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम बड़ी बातें इस वीडियो में इतनी जल्दी आप एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएँगे, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है? तो छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद है बहुपद। बहुपद के घात को याद रखना है आपको कि रैखिक किसे कहते हैं, द्विघात किसे कहते हैं और त्रिघात किसे कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो जिसके एक घात होती है, यानी कि जिसको कुछ नहीं होते जिसके ऊपर, यानी कि मान लीजिए 2x प्लस 4 है। ये हमारे क्या है, तो ये हमारे रैखिक बहुपद है। इस तरह से आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएँगे। उसके बाद जिसके 2 घात हैं, यानी कि जैसे x का पावर 2 मान लीजिए, ये जो घात हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, द्विघात होते हैं। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद जब 3 घात होते हैं, x का पावर 3 आ गया तो त्रिघात होते हैं। इस घात को याद रखना है। बस ये आप लोग को शुरू से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि प्यारे साथियों देखिए ऑलरेडी हम जो पढ़ाते हैं तो हमारे चैनल पे सिर्फ़ मैथिली और हिंदी के चलते हैं। आज हम जब देखें कि मैथ का दिन आ चुका है, तो आप लोग को मैथ का प्रश्न बता रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है इस चैनल पे मैथिली और हिंदी की विशेष तौर पे पढ़ाई कराई जाती है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल से ज़रूर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले स्टेप की। अगला जो स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे एक चर वाला बहुपद जो कि इतना-इतना के रूप में बीजगणितीय है, तो ये वही प्रश्न है जो अभी हम पीछे विशेष तौर पर बात कर रहे थे। तो इस बात को उसी तरह से आपको ध्यान दे देना है, इसमें कोई विशेष बातें नहीं छुपी है। तो बढ़ते हैं फिर, क्योंकि मेन-मेन पॉइंट को यहाँ पे देखना, हाँ, कुछ बात को यहाँ पे आपको समझना आवश्यक होता है, क्योंकि प्यारे साथियों एक पूछेगा आपको शून्यकों का योग, जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या फ़ॉर्मूला था आपका, माइनस बी बट्टा ए। एक ये फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएँगे, फ़ॉर्मूला भी पूछेंगे और सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद जो होगा शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या होगा प्यारे साथियों, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे तो सी बटा ए हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि इन बातों से आपके जो है द्विघात में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएँगे। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों आगे की ओर, हम जल्द-जल्द में क्लास को समाप्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे शून्यकों के गुणनफल के बारे में बात की है, तो यहाँ पे स्पष्टली हम दे भी दिए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद जो अगला स्टेप है प्यारे साथियों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दूसरा सेकंड और प्रश्न की होगी, यदि बहुपद x अक्ष को नहीं काटती है, केवल y अक्ष को काटती है, तो शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब कैसे होगी, तो इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होते हैं, सी बटा ए। ये सभी बातों को यहाँ पर स्पष्ट रूप से 3 फॉर्मूला दिए, इन तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जिससे कि आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए। उसके बाद जो प्यारे साथियों यहाँ पे जो एक उदाहरण के तौर पर हम लेकर के आए हैं, जिसे आपको समझना बहुत आवश्यक है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणनफल के बीच के संबंध का सत्यता की जांच करिए। तो सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 का जो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को गुना कर लेंगे। जब साइड को गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और आना कितना है, 7 आना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10। उसके बाद दोस्तों हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद प्यारे साथियों क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर बैठा देना, जो कि सामने हम इस तरह से देखिए यहाँ पे बैठाए हुए हैं। पहले यहाँ पर निकालें उसी तरह से, जो कि एक्स और वाई का मान निकल गया यहाँ पे, ठीक है? एक्स बराबर -2 और वाई बराबर सॉरी दोनों -5 ही है, एक्स का ही है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे निकाले शून्यकों का योग जो इस प्रकार से निकला है और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार से निकला है, और इसको हम सत्यापित यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर दिए हैं। देखिए प्यारे साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से सत्यापित भी कर दिए हैं। तो अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, तो सभी स्टेप को सिर्फ आपको देखते चलना है, जो कि एल्गोरिथम का आपको फॉर्मूला बताए थे। यहाँ पे इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसको किसमें ये जो आपको किसमें आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला तो आपको आवश्यकता पड़ सकती है इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे, जिसमें आपको भागा देने होंगे √2 और -√2, या फिर इस तरह से √5 आते हैं। इस तरह से जो भी आएँगे, एक तो उसमें आपके इसको आवश्यकता पड़ सकती है इसका, और दूसरा जो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग करेंगे, उसमें भी इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फिर प्यारे साथियों कुछ आगे की ओर बढ़ कर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं बताने का कारण कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे बता रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसके बाद जो स्टेप, ये स्टेप जो हम देखते हैं, इस स्टेप में यहाँ पे भागा की बात है, तो ये भागा वाले कंप्लीट आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो
आप जो इसे भी देखकर समझ सकते हैं, या फिर प्यारे साथियों आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को आपको देख लेना, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट सिटिंग में है तो अभी भी आपके पास कुछ समय है, और सेकंड सिटिंग वाले के बाद तो बहुत सारे समय है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरह से आपको देख लेना है, समझ लेना है। हम विशेष तौर पे ज़्यादा बात नहीं करके अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ प्रश्न को आपको याद, मतलब सबसे पहले फॉर्मूला को याद रखना होता है। एक फॉर्मूला ये और ये, इसके बाद जो इससे जो बनते हैं सवाल, उस प्रश्न की बात करते हैं कि क्या बनेंगे सवाल इससे। तो प्यारे साथियों, एक होते हैं A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। ये बात आप पढ़े होंगे, ठीक है। एक ये होते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रतिच्छेदी भी कहते हैं, प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। और दूसरा स्टेप जो इसको प्रतिच्छेदी के साथ साथ क्या कहते हैं, तो प्रतिच्छेदी के साथ साथ जो इसका एक होता है संगत होता है, ठीक है। प्रतिच्छेदी और संगत होता है, इन दोनों बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड आते हैं वो होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो ऐसे जो होते हैं उसे हम समांतर कहते हैं, और क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हुए। और तीसरा जो आपका पॉइंट है वो होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। एक ये स्टेप होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो संपाती और समांतर। समांतर दो होते हैं, कौन कौन, एक होते हैं जो जिसके तीनों बराबर हो, और एक जो वो होते हैं जिसके पहले वाले बराबर ना हो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, फटाफट आपको सिर्फ देखते समझते चलना और कुछ करना नहीं है। इस बात को समझ जाएंगे तो आपका बल्ले बल्ले हो गया। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होगी, वो समझ गए हैं जो ऊपर बताए हैं। और दूसरा जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वे समांतर हैं। और तीसरा जो है दोनों से रेखाएं संपाती है, क्योंकि जैसे कैसा था, एक एक था यहाँ पे कटा हुआ था, दूसरा यहाँ सही था और यहाँ पे कटा हुआ था, और तीसरा यहाँ भी सही था, यहाँ भी सही था और यहाँ भी सही था, राइट। तो इस स्टेप को समझना आपको बहुत आवश्यक था, तो समझ गए होंगे। अब जो आगे के समझते हैं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से इसका फॉर्मूला A1/A2, जिसका एक हल सिर्फ एक हल होता है, ये भी याद रखना, एक हल और अवरोधी, ठीक है, अवरोधी संगत कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये है, तो ये अनगिनत रूप से अनित हल होंगे, कब होंगे, जब तीन बराबर होंगे, ठीक है। और ये आश्रित भी होंगे और संपाती भी होंगे, ठीक है। और ये जो है जिसमें सेकंड वाले नहीं होंगे, ये कोई हल नहीं होंगे, और विरोधी भी होंगे, और असंगत भी होंगे, और समांतर भी होंगे। इसका जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है, इस बात को आप देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेप बताया गया वो वही स्टेप है, ठीक है। तो कैसा, तो विशेष तौर पे हम बात ज़्यादा नहीं करके नॉर्मली में बात करते हैं। जैसे A1/A2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी है और केवल एक हल है। यहाँ पे उसी सवाल को प्रूव्ड कर दिए यहाँ पर डिटेल में। तो चलिए, इस सवाल सबको आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, तो इसको न समझा करके फिर आगे के स्टेप को समझाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपके ग्राफ हैं, जिससे आपको समझना, जो कि आपके 5 नंबर के प्रश्न होते हैं, आपके 5 नंबर पूछे जाने वाले ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ को थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, जाँच कीजिए कि समीकरण युग्म इतना, 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 इतना क्या है ना? संगत संपाती है, और इसके बाद जो इसे क्या करें, ग्राफ विधि से हल करने के लिए। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए प्यारे साथियों, इसका जो है हम इस समीकरण का जो मान दे करके 0, जैसे कि यहाँ पे दिए हैं ए, तो ये निकला, और ये दिए तो ये निकला, ये दिए तो ये निकला है। शॉर्टकट में हम काम निकाले प्यारे साथियों, इसको थोड़ा-सा आपको लॉन्ग कट में करना है। कैसे करना है? तो इसको बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x + 3y = 6 है। तो जैसे मान लीजिए x बराबर करते हैं तो 6, और ये वाला इधर गया तो -3y, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक मान लेना है। मान लीजिए ये वाला 2 जो है, हम इस 2 को ले लेते हैं y का मान, ठीक है। तो 6 - 3 × 2, तो क्या हो जाएगा, 6 - 6 यानी कि 0। देखिए y का मान x का मान 0 निकल गया। ऐसे आपको निकाल लेना है। जब ऐसे मान निकल जाए तो आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से बैठा करके इस फिगर को काट देना है। अब कैसे काटेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पैसा, तो ये x है, हाँ, इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं प्यारे से, तो इसमें कैसे पूछेंगे, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, दूसरा स्टेप है वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, राइट, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। इस बात को याद रखना है। उसके बाद इसमें पूछ देगा पाद, कौन से पाद में, जैसे कि मान लीजिए ये प्रश्न रहा, ये किस पाद बिंदु में है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि ये हमारा क्या है, प्लस प्लस है, ये क्या है, पहले माइनस बाद में प्लस, और ये क्या है, दोनों माइनस, ये क्या है, पहले प्लस और बाद में माइनस। जब ऐसे परिस्थिति हमारी आती है, अब हम यहाँ पर जो प्रश्न लिखे थे, एक इतना लिखे थे, अब देखिए ये कौन से में है, तो पहले माइनस और बाद में प्लस, तो संभव है ये द्वितीय में होंगे। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते फिर आगे के स्टेप की ओर।
तो इसी में जो है कुछ पॉइंट्स जो अभी जो बताए थे उसका तो समझ में आ गया। उसके बाद जो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की निम्न 3 विधियाँ हैं। अब ये 3 विधियाँ हैं, कौन-कौन सी, इस बात को जानना ज़रूरी है आप लोग को, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कभी ऑब्जेक्टिव में। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा लुप्तीकरण जिसे हम विलोपन कहते हैं, और तीसरा जो बचगुणन विधि। जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जिसका उपयोग करते हैं लोग, वो करते हैं लुप्तीकरण विधि, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। तो ऐसा तो जैसे कि हमारे चैनल पे मैथ का उतना माँग नहीं होता, जिसके कारण हम मैथ के उतने मैथ पे गौर करके नहीं, फिर भी देखें कि आप लोग जो आवश्यक है, जो आप लोग नहीं पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लें, बट ऐसे विशेष नहीं किए हैं। आप लोग मैथिली के विशेष तौर पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल से। तो उसके बाद जो स्टेप है प्यारे साथियों, ये प्रतिस्थापन विधि से भी बताए गए प्रश्न हैं, जिन्हें डिटेल में बताया गया। तो प्रतिस्थापन विधि आपको आता ही होगा प्यारे साथियों, तो इसमें कोई विशेष ज़्यादा मैन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हर एक स्टेप को थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब जो है द्विघात समीकरण में भी कुछ विशेष नहीं है। प्यारे साथियों, इसमें एक फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फ़ॉर्मूला को आपको याद रखना है, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाएँगे 2 नंबर में, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रश्न थे, उस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो d बराबर कुछ इस बातें में दिए हुए हैं। यहाँ पे d से जब 0 जब d से छोटा, तो क्या होगा? असमान और वास्तविक होगा। d बराबर 0 होगा तो मूल और वास्तविक होगा। यहाँ पे जब बड़ा हो d बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस बात को, और यहाँ पे जो ये फ़ॉर्मूला विभक्तर का फ़ॉर्मूला, इसे भी याद रखना है कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। और जब मूल निकालने की बात हो प्यारे साथियों, मूल निकालने की बात हो, जब d निकालेंगे तो मूल निकालने की जब बात हो, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 एक फार्मूला का अप्लाई करना है आपको। इस फार्मूले के अप्लाई करने से आपके जो है मूल निकल पाएंगे, ठीक है पैसे। तो फिर आगे की स्टेप को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सभी बातों को हम डिटेल में समझाए हुए हैं कि पहला है द्विघात समीकरण के रैखिक युग्मों को गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से हल निकाल सकते हैं, ये भी एक विधि है। दूसरा, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना कर भी हल निकाल सकते हैं, जिसे हम डी विधि कहते हैं। और तीसरा आपका है सूत्र, जिस सूत्र के बारे में हम बात की है, यहाँ पे डी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम बताए हैं, और बिना डी में इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, उसके बाद जो आपका है गुणनखंड विधि से है, जिसे हम बताए थे ऊपर में भी। तो यहाँ से इस साइड को गुना करना है, यानी कि 2 और 3 को गुना करना है, और ऐसा खंड करना है जो जोड़ने या घटाने 5 आ जाए, पुनः गुना करने पे वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम डिटेल में इस सवाल को बनाए इस तरीके से। फिर पूर्ण वर्ग करने की विधि, जो कि कुछ इस प्रकार से है, इसे भी आप देखिए और समझ लीजिए, ठीक है। आपके सामने है कि एक्स 3x स्क्वायर माइनस 5x इतना इतना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इतना इतना पूर्ण वर्ग कर दिए। पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सम 3 से, ये वाले जो 3 है, इस 3 से सभी में भागा कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट है, वो सूत्र द्वारा हल करते हैं, जिसको हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला से यहाँ पे हल किए हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो कंप्लीटली आपको सिर्फ समझते चलना है, और जिसमें भी डॉट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये हमारे डॉट्स हैं, इस डॉट को आपको क्लियर करवा देंगे। तो प्यारे साथियों, इन सभी बातों को तो आप समझ गए। उसके बाद एपी, एपी से प्यारे साथियों आपको डी निकालने आता ही होगा, डी निकालने आता होगा, एन निकालने आता होगा, ठीक है, ए निकालने आता होगा और एन निकालने आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो उसको भी आप थोड़ा-सा देख लीजिएगा अपनी कॉपी से फटाफट, क्योंकि प्यारे साथियों इतने फास्ट में हम काम कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए बहुत फास्ट में काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो थोड़ा-सा कॉपी को उल्टा करके देख करके समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे सभी फ़ॉर्मूला को नोट कर दिए हुए हैं। और जो जितने भी नए स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, उन सभी से कह दीजिएगा कि जो भी मैथिली और नॉन हिंदी की तैयारी नहीं की है, वो डी4ई स्टडी चैनल से जुड़ करके वहाँ से तैयारी कर ले, क्योंकि डी4ई स्टडी हमेशा मैथिली और नॉन हिंदी के लिए आगे रहे हैं तैयारी कराने में, ठीक है। तो इन सभी बातों को देख लिए हैं आप, समझ लिए हैं। तो उसके बाद जो ये स्टेप भी थोड़ा समझना आवश्यक होता है प्यारे साथियों, कि चित्र द्वारा समझ करके प्रश्न का हल करना, यानी कि जो प्यारे साथियों जैसे थेल्सपन में होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होते हैं, इन सभी को जो हल करना होता है कुछ इस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पे इसमें नाम दिया होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए नाम दिए हुए हैं, उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ए, उसके बाद बी, सी, डी और ई, ये इस तरह से नाम है, जो कि इसका हम यहाँ पे सरलीकरण हल करके भी दिखा रहे हैं डिटेल में। और इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं प्यारे साथियों, वो कुछ इस तरह से पूछते हैं, देखिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने के तरीके हैं। इस तरह से पूछेंगे, यानी कि आपको ईसी, एई और बीडी दे दिया है और बोलेगा एडी ज्ञात करने के लिए। तो आप जो यहाँ पे इस तरह से ज्ञात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो
पहले से पढ़ाए होते तो डिटेल में आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरे प्रश्न को ही हल कर दिए होते। तो इन सभी में वही प्रश्न है जिसे हम एक में बताएँ। यहाँ पे प्यारे साथियों, त्रिभुज की समरूपता के लिए कटौती हल करना है, ठीक है? यानी कि समरूपता के लिए आपको जो है हल करना है। तो कैसे हल करना है? यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के लिए जो समरूपता को हल करना है, समरूप मतलब समझते प्यारे साथियों, समरूप का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, टेढ़ा थोड़ा सा। और समरूप का मतलब है दोनों का रंग रूप एक जैसा होना। बड़ा छोटा होगा चलेगा, लेकिन रंग रूप एक जैसा होना, ठीक है? तो ये समरूप होते हैं। तो यही जो है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पे समरूप के रूप में दर्शाया भी गया। देखिए, ए बी सी, यहाँ ए है, बी है और सी है, यहाँ पर डी है, ई है और एफ है। ये आपके त्रिभुज के रूप में हम समझाए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, एक बिल्कुल समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि दोनों देखने सुनने में एक जैसे हैं। दूसरा भी फिगर के साथ यहाँ पर डिटेल में 2-3 समझाए हुए हैं, जिसमें डिटेल दिया गया है कि ए डी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा डी एफ। कंप्लीटेड अभी एक है, तो ये समझ गए। उसके बाद प्यारे साथियों, यहाँ पे सिद्ध करने वाला तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो थोड़ा सा इस पे भी हल कर देने की बात कर लेते हैं कि कुछ इस तरह से है। जो इसके प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे है प्यारे साथियों कि समलंब एबीसीडी, जिसमें ए बी बड़ा समांतर है डीसी के, ठीक है, के विकर्ण एसी और बी डी परस्पर जीरो पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है? तो त्रिभुजों की समरूपता कटौती का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध करना है, एओ बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, इसको हम प्रूफ कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हल पहले इस फिगर को ऐसे फिगर सेम आपको बनाना है, ध्यान रहे। उसके बाद क्योंकि ये प्रश्न 100% आएंगे प्यारे साथियों, तो त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज बी ओ डी की बात करना है। डी ओ सी यानी कि एक ये त्रिभुज है, और दूसरा जो आपका त्रिभुज है वो वाला ये है, ठीक है? तो त्रिभुज DOC बराबर त्रिभुज BOA शीर्ष है ना, शीर्षामुख कोण है, जिसका हम समीकरण 1 बना करके, और AB समांतर है DC के, और ये आपका जो है ये समीकरण 2 हो गया, एकांतर कोण, ठीक है? उसके बाद समीकरण 1 और 2 से हम लिए तो दोनों क्या हो, समरूप कटौती होते हैं, ठीक है? उसके बाद जो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो अतः करके हम दिए हैं, उस बात को समझिए कि OD बट्टा OB, यानी कि हम जब फिगर देखे थे, थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं। देखिए, फिगर को जो देखे थे, ये बट्टे में कैसे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो ले रहे हैं, देखिए, यहाँ से जो हम ले रहे हैं, तो ये एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, फिर एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, ठीक है? तो ऐसे आपके जो बट्टे बनते हैं, यहाँ पर देखिए बट्टे बने हुए हैं त्रिभुज में, उसी से जो बट्टा बनेगा, वो सभी बट्टे आपको जो स्पष्टली यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया गया है, ठीक है? इस तरह से आपको जो है हल करना है, जो कि आपको कंप्लीट 2 नंबर दिला देंगे, ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है आपको हम आज सभी के बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं, किसी को उतना विशेष तौर पर बताने वाले नहीं है, बस विशेष तौर पर बात करने वाले हैं। तो आगे का जो स्टेप है प्यारे साथियों कि नियामक ज्यामिति है ना, इसमें जो है त्रिभुज के बारे में क्या क्या दिया गया है, इस सभी बातों को, सबसे पहले दूरी का सूत्र क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो था फॉर्मूला प्यारे साथियों, इसको भी आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है? इस फॉर्मूले से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, जो कि इसका डिटेल हम यहाँ पर कर दिए। और ये क्षेत्रफल जो है, ये 5 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 और इंटू y1 माइनस y2। ये आपके एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव के भी हैं और सब्जेक्टिव के भी है, ठीक है? और दूसरा जो आपका प्रश्न है वो आपका ये है, ठीक है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और दूसरा जो है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है? इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद प्यारे साथियों, कुछ आगे की बात कर लेते, तो शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको निकालना है, इसलिए प्यारे साथियों, विशेष तौर पे बात नहीं करते हैं, बस नॉर्मली बात कर करके काम निकाल रहे हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे साइन कॉस भी आपको समझ में आती होगी, जिसमें दोस्तों आपको कंप्लीट क्या करना है, ये भी बात याद रखना है। साइन में क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, बी बटे एच, और टेन कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, ऐसे ये सभी को याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो इसे याद कर लेना। दूसरा जो आपका है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर बराबर करेंगे। अगर हम बी पी स्क्वायर बराबर करते तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर फिर बी स्क्वायर बराबर करते तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? बस इतने बात को आपको याद रखना है, तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर उठ जाएंगे मैथ्स में भी। और नॉन हिंदी और मैथिली में तो आपको बता ही दिए हुए हैं कि
100% जो है पूरा का पूरा मार्क्स अगर उठा सकते हैं, आप हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ को कंप्लीटली देख लेते हैं, तो 100% यानी कि आप जो 100 में 99% नंबर ला सकते हैं, कम से कम। अधिक से अधिक 100 से 100 आ सकता है, अगर हमारे डी4 स्टडी चैनल से सब कुछ पढ़ लिए। तो प्यारे साथियों, उसके बाद जो इस फ़ॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। इस फ़ॉर्मूला को जैसे याद कर लेते हैं, आपके पूरे इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस बन जाएँगे, ठीक है? उसके बाद प्यारे साथियों, कुछ आपको जो फ़ॉर्मूला याद करना है, उसके बाद जो फ़ॉर्मूला आपका इस फ़ॉर्मूला को भी आपको याद करना है। यानी साइन इंटू 90 माइनस ए बराबर क्या बनता है? तो कॉस ए बनता है। इस तरह से आपको ये वाले भी सभी फ़ॉर्मूला को याद कर लेना है, ठीक है प्यारे साथियों? बस अब कितना याद करेंगे, सेकंड सिटिंग वाले के लिए ही महत्वपूर्ण होंगे ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग वाले तो आप याद कर नहीं पाएँगे। तो प्यारे साथियों, बस इसमें सभी में आपके पकड़ हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपका पकड़ होगा। इन सभी में अगर पकड़ है तो आपका बेड़ा पार है। तो चलिए प्यारे साथियों, इन सभी बातों को बस थोड़ा-सा देख लेते हैं। आपके इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाएँगे, इस प्रश्न को भी आपको बारीकी से देखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना लेकर के हम सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो सभी लेकर के आए हैं, सब्जेक्टिव कोई-कोई लेकर के आए हैं, ठीक है? तो देखिए प्यारे साथियों, कुछ इस तरह से भी आपको हल करना होता है। इन सभी बातों पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देते हुए, अब जो रचना में आपको जो है इस तरह से रचना बनाना है। रचना बनाने के बाद प्यारे साथियों, आपको लिख देना होगा, ठीक है? जैसे ए बी बराबर इतना लिए हैं, बी ए बी क्या है, ए सी क्या है, इन ये सभी बातों को आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? अब बनाने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। रचना में हम 2-3 रचना लेकर के आए हैं, जिसमें से बहुत ही रचना बताई, ये दोनों रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है प्यारे साथियों? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इतना जो हम अभी बताए हैं, इन सभी को आपको बारीकी से ध्यान देकर के समझ लेना है, क्योंकि आपके पास जो अभी करीब-करीब 3 घंटे का समय है, ठीक है? 3 आवर्स का आपको समय है, इस सभी में आपको बस इस क्वेश्चन को देख लेना है। तो दोस्तों बाय, फिर मिलते हैं अगले नंद हिंदी और मैथिली के वीडियोज़ के साथ।